अच्छा जी, हाँ जी, हमारी बात कहाँ रुक गई थी? हाँ मैं उस आर्गुमेंट का जवाब दूं या आप आगे चलेंगी? क्योंकि ये वाला जो टॉपिक पढ़ाने का मकसद ये है कि ये एक्स्ट्रोवर्जन जो है बिल्कुल सही कहा कि डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी सिचुएशंस के ऊपर कि हम कैसे जो है वो डील कर सकते हैं, वरना पर्सनालिटी तो यहाँ पर सबकी जो है वो सेम। ठीक है, अब आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। यस मैम। गुड। अच्छा जी, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने अभी एक बात कह के जो है वो क्लास एंड की थी कि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, मुझे नौशाद भी उतना ही अजीज है जितना मुझे सलार, नेहा, सब सब। तो ये सारे बच्चे मेरी समझ लें मेरी प्राइड है। ठीक है ना? अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप जहाँ जहाँ जाएं। और ये हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी तनकीद होनी चाहिए ताकि एक दूसरों को हमें समझ में आ सके। हो सकता है कि जो है वो सलार के पॉइंट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली समझने को, यानी कि हर एक ने अपने तौर पर सही बात कही। ठीक है ना? और हर कोई ये जो है बिल्कुल आमीन बेटा। और हर कोई जो है समझाना चाह रहा है। और ये एक बात मैंने इसलिए कही थी कि अगर नौशाद जीतेंगे तो तुम पूरी क्लास जीतोगे, नौशाद हारेंगे तो तुम पूरी, यानी कि एक दूसरे की हार और जीत से सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और मेरे लिए आप सब बराबर हैं और आप सबकी हार और जीत मेरे लिए फ़र्क करेगी। और मेरी दुआएं बहुत है, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, कामयाब करे और खूब खुश आबाद रहें। ठीक है ना? तो अब ये आगे हम बढ़ते हैं। आमीन आमीन मैम, आपके आप साथ। वाला मामला रखे। अच्छा जी, एग्रीबलनेस ने फॉल्ट फाइंडिंग, कोल्ड, अनफ्रेंडली, ये वाले लोग बड़े अजीब से होते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग, हर वक्त गलतियां तलाश करना। मैं ये देखती हूँ नौशाद, तुमने तो हर बात ही गलत कही है, तुम्हारी कोई सोच ही नहीं है। अगर मैं ये हाँ हाँ करती कि हाँ ये बात भी सही कही है, ये बात भी सही कही है, मैं ये भी तो कह सकती हूँ। मैं ये भी तो कह सकती हूँ क्या बात कही है, ये तो तुम्हें कोई सेंस ही नहीं है, कोई तुम्हारी थिंकिंग लेवल ही नहीं है। मैम इमोशनल हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, फॉल्ट फाइंडिंग, कोल्ड, अनफ्रेंडली, क्या मतलब है? ऐसे लोग होते हैं, क्या करते हैं ये लोग, क्या बिगाड़ते हैं? यस मैम, क्या बुरा करते हैं? जल्दी। इनकी किसी से नहीं बन हाँ, ये इनकी किसी से नहीं बनती। तो होते हैं कि बस दिल चाहता है इनको तोड़ मरोड़ के ना साइड पे बिठा दे, लेकिन ये होते हर जगह पर हैं। यस मैम, हाँ जी, ये हमारे बीच में भी मौजूद। हमारे बीच में भी मौजूद है। क्या बात है, होते हर जगह पर है। बट हाउ टू हैंडल दिस? मैम इग्नोर, सिंपल। यू थिंक अबाउट दैट कि जस्ट इग्नोर करके आप कोई उनको समझाएंगे नहीं, उनको गाइड नहीं करेंगे, उनकी सलाह नहीं करेंगे? नहीं करनी चाहिए। मैम जब वो हैं अनफ्रेंडली, उनकी नेचर ऐसी है कि वो अनफ्रेंडली है, तो मैम वो तो आग के साथ खिलने वाली बात होगी कि हम उन्हें समझाने बैठ गए, बिकॉज उसमें भी हमारा फॉल्ट निकल आएगा, ये बात हम जानते हैं। तो ये सब होते हुए तो कोई भी कोशिश नहीं करेगा उन्हें समझाने की, इग्नोर ही करेगा। यानी कि अच्छा, अब देखो, अब तुम लोगों को समझ में आ गई। मुझे ये लगता है कि हमने ये जो जितने सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स पढ़े हैं उससे हमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई हैं। और ये एग्रीबलनेस वाले लोग जो फॉल्ट फाइंडिंग होते हैं, अच्छा ये हर तरह के हर डिपार्टमेंट में, हर जगह। अच्छा, घरों में भी ऐसे ही होता है, चाहे आपके भाई बहन हो, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनमें भी ये लोग, जाहिर होता है हम में से ही है ना बेटा, पर्सनैलिटी तो तुम में और मुझ में है, हम सब में है। ठीक है ना? अब हम भी फॉल्ट फाइंडिंग होते हैं, लेकिन हम कहीं कहीं हम भी अनफ्रेंडली हो जाते हैं। जैसे हम बहुत थके हुए हैं तो हम अनफ्रेंडली हो जाते हैं, ये हमारी नेचर का हिस्सा नहीं है। उस वक्त सिचुएशन ऐसी है तो इसलिए हम थोड़े से अनफ्रेंडली हो गए, भाई हम किसी से बात नहीं कर रहे, अब सर में दर्द हो रहा है, बहुत बुरा दर्द हो रहा है, बस अब सोने वाली करो। ठीक है ना? जैसे बाज़ दफ़ा मेरे घर में मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि अब बच्चे आए हुए हैं, भांजा भांजी हैं, फैमिली है, तो मैं ना चाहते हुए अगर मैं थकी हुई भी होंगी ना तो भी मुझे जो है ना वो सबके साथ एंजॉय और ये करना ही करना है, क्योंकि वो गैदरिंग ही जो है वो साथ बैठनी पड़ती है उनसे। उनको अगर मैं ज़रा सा मैं ही अगर थोड़ा सा अनफ्रेंडली शो कर दूँ कि भाई मैं थकी हूँ और सुबह से लगी हूँ ये वो, तो वो सारे सबके मुंह जो है ऐसे हो जाते हैं, सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो सबको बिठाने के लिए जो है मुझे थोड़ा सा वो करना है, तो वो नेचर का हिस्सा नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाता है।
लेकिन ये कि अगर आप फ्रेंडली होते तो लोग जैसे यहाँ पर ये जो कॉमन प्लेस वाले लोग हैं ना, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे फॉल्ट फाइंडिंग। ये कि अब अगर सलाह जैसे एक मेरा एक्सपीरियंस हुआ, एक थे हमारे जानने वाले, तो उनका ये था कि उनको एक टीचर थे, टीचर ही कह दूं मैं, तो उनके लिए एक दफ़ा कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट ने उनके साथ कोई ऐसा किया होगा बदतमीजी। अब उनके जहन में कुछ चीज़ें देखो हालात और वाक़ियत का हिस्सा बन जाती है, जो हमने शुरू में पढ़ा था लर्निंग। वो जो लर्निंग होती है ना, वो आपके जहन में ऐसे ठस जाती है कि उसको कोई हटा नहीं सकता। जैसे अभी तुमने कहा कि जी आग आग से लड़ने वाली बात हो गई, तो वो बाज़ दफ़ा उस इंसान का बिहेवियर वो नहीं होता, लेकिन कुछ लर्निंग, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उससे जो है वो उसके इंसान की साइकी चेंज हो जाती है। ऐसा होता है सलार नौशाद, ऐसे कभी जिंदगी में ऐसा इवेंट आया? जाहिर सी बात, अब हमारे लिए भी तो है ना। अब देखें हम कैसे थे, मैं कैसी थी, मैं बड़ी शाय पर्सन थी ना, साइलेंट थी, खामोश रहती थी, ठीक है ना। तो अब मेरे साथ भी तो ऐसा इंसिडेंट, ऐसी लर्निंग आई ना कि मुझे खुद ही ऑटोमेटिकली मेरी फील्ड चेंज हो गई, मेरी साइकी में चेंज आ गया, मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया। मैं इतनी टॉकेटिव हो गई, इतनी डेयरिंग हो गई, इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि अच्छा डर वाला वो जो मेरा अंदर जो शाइनेस वाली बात है वो आज भी मौजूद है। वो मेरी आदत, मेरी नेचर का हिस्सा, यानी कि मेरी पर्सनैलिटी में मौजूद है, वो ख़त्म नहीं होगा, ये याद रखना। नौशाद मेरी बात गौर से सुन रहे हो, ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। जो डर वाली आपके अंदर अगर आपके यस अंदर जरसूमा मौजूद है ना, वो ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका मेंटल स्टेटस है, वो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी वो ख़त्म नहीं होगी, कम हो गई है। तो वो शाइनेस ये है कि आज भी मेरे अंदर मौजूद है। मैं अगर अपने बड़ों के साथ बात करूं या मुझे कोई ऐसी बात सुन लूं या कोई थोड़ा सा रिजर्व होना चाहूं, तो मैं वो थोड़ी थोड़ी हो जाती हूँ। ये तुम बच्चों के साथ ये है कि जाहिर सी बात है, तुम लोगों के साथ मेरा ये है कि जो थोड़ा अब हमारा एक गैप है, हमारी एक चीज़ें हैं तो हम कर लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत सारी ऐसी बात होती है मैं पीछे हट जाती हूँ, थोड़ा सा वो हो जाती हूँ। अभी मैं एक जगह यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भी पढ़ा रही हूँ, नसीर हुसैन यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पर भी एक शूटिंग चल रही है। तो तुम लोगों को बता रही हूँ, अब तुम लोग कहोगे हमारी टीचर जो है वो ड्रामा टीवी ये सब शो हमसे शेयर कर रही होती हैं। तो भाई अब जो मेरे साथ जो सुलझे हुए बच्चे होंगे तो वो ये इस बात को एक एक्टिविटी ही समझेंगे, वो हमारी क्लास का हिस्सा ही है, ठीक है ना। तो ये भाई हम क्लास की बात कर रहे हैं, हम ड्रामा और टीवी और शूटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, पहले ओके कर दो सारे मुझे। ओके मैम। गुड। ओके मैम। हाँ, तो अब ये हम जो है वो मैं अब वहाँ पर चल रही है शूटिंग ड्रामे की, पता नहीं कौन सा ड्रामा है। तो वहाँ पर फैसल कुरैशी और ये एक लड़की जो है नई आजकल आ रही है मदिया, अभी नाम भी मुझे अभी पता चले उनके। तो अब जो है वो उनसे जो है वो जाहिर बात है कभी हम अपने एक्टर्स एक्ट्रेस को कभी सामने देखने का मौका भी नहीं मिला। अब एक बंदा आपके डिपार्टमेंट में आपके सामने ही मौजूद है और वो जो है वो आप मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, आप तस्वीरें कुछ भी करना चाहें, मतलब ऑटोग्राफ है। पहले तो अब ये तो सेल्फी और स्नैप्स का ज़माना आ गया, वरना पहले तो ये होता था कि जी ऑटोग्राफ होते थे, बुक आपके पास डायरी होनी मस्ट होती थी हर कोई। हम अपने स्कूल के ज़माने में हमेशा छोटी सी एक डायरी रखते थे, अपने टीचर से ऑटोग्राफ ले रहे हैं तो वो हमारे पास मौजूद होती थी। अब तो वो वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो अब ये है कि भाई उनके साथ जो है वो स्नैप्स ली, जो है वो पहले मैं डर रही थी ना, मेरे मेरे जो है कलीग्स हैं तो वो खुद चले गए कि नहीं मिस आप तो शाय फील कर रही हैं, आप मतलब वो हो रही हैं। तो ये वो वाली जो फीलिंग्स अब आज मुझे एकदम याद आए इस बात को लेके, और नौशाद को भी मैं एड्रेस करना चाहती हूँ कि ये चीज़ देखिए मौजूद है, ये ख़त्म नहीं होती, कम हो जाती है फॉर समहाउ। तो वो समहाउ क्या मतलब है, वो लर्निंग हो गई। यानी कि मेरे सामने जब ऐसा प्रेशर आया, यानी कि मेरे फादर की जब डेथ हुई और जब मुझे लगा कि नहीं अब सर्वाइवल करना है, खुद सर्वाइवल बनना है और अल्लाह ने खुद ही भी हिम्मत देते रहे, हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है। तो वो चीज़ भी आगे जो है वो आपको भी ऐसा मर्तबा अल्लाह ने दे दिया, फिर आपको ऐसी चीज़ की तरफ लेकर आ गए कि ऐसी जॉब मिल गई, तो फिर वो आप ऑटोमेटिकली चेंज आता चला गया। उसमें उसको उस चेंज का आने में भी सर्वाइव करने में बहुत टाइम लगा। ऐसा नहीं है सलार के 2 दिन में आ गया। यानी कि जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की, लेक्चरशिप ज्वाइन की और ज़ाहिर सी बात है मैंने एक हाई लेवल पे ही चली गई, यूनिवर्सिटी लेवल पर। यानी कि एक बंदा जो इतना शाय है, इतना रिजर्व्ड, इतना साइलेंट है, ये जो नौशाद ने बात की ना, तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है अपने नेचर को चेंज करने में, दूसरे नेचर में जाने में, अपने आप को उस जॉब की नेचर में लाने के लिए जो है ना बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। तो वो ये जो वो बात कह रहा था वो मैं समझाना चाह रही हूँ तुम्हें, कि वो जो फ़ील वो बताना चाह रहे हैं ना कि जो चेंज आने में उसको तकलीफ हुई है, जो वक़्त उसने गुज़ारा है, ऐसे सही कह रही हूँ मैं नौशाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस मैम। हाँ, क्योंकि मैं अपनी जर्नी भी तुम लोगों को बता रही हूँ ना साथ-साथ। तो वो फ़ेज़ बड़ा मुश्किल होता है, आप स्टूडेंट को कैसे फ़ेस करें, अचानक आपको है ना डर भी लग रहा है, रोना भी ये फ़ीलिंग्स हैं। देखिए ये छुपाई वाली बात नहीं, जब आप फर्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, आपने कभी किसी बंदे से कक बात ना की हो, बस आपने प्रेज़ेंटेशन हल्की-फुल्की आपने अपनी क्लासमेट्स के सामने दे दी हो, तो एक अलग चीज़ होती है।
लेकिन आप हर दफ़ा आपको नया स्टूडेंट मिल रहा है, हर दफ़ा आपको नई क्लास मिल रही है, हर दफ़ा आपके पास एक नया चैलेंज है, उसमें अपने आप को मोल्ड करना, और एक शाय पर्सन हो, जो डर रहा हो, जो खौफज़दा भी हो, एक शर्मीला भी हो, जो इंटरेक्ट करना ना जानते हो, जिसमें लड़के और मैच्योर लड़के लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, तो आप ज़रा ये सोचें कि वो फील क्या आती है। वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है उस पर्सनैलिटी के लिए, उसको अपने आप को मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है मे बी कि नौशाद भी इस चीज़ को नौशाद या हम जैसे लोग या दूसरे लोग जो है वो इस चीज़ को फेस करते हैं, और वो फिर इस चीज़ की तरफ जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती, कम हो जाती है जैसे जैसे आप अपनी डिकेड ऑफ लाइफ की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ लाइफ आप जब सर्वाइव करते हैं तो बहुत चीज़ें जो है वो चेंज होकर आती हैं। क्या इम्प्रेसिव है भाई नौशाद? मैम आपकी जर्नी। नहीं ऐसी आम सी बंदी हूँ भाई, छोटी सी खाकसार, अल्लाह ताला ने जो है वो ज़िंदगी दे दी है, समझा दिया, और बहुत कुछ दिया अल्लाह ताला ने, इतना 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 कुछ नवाज दिया है कि मैम आपकी आवाज गई। अब आ रही है? यस यस मैम। चलो भाई आ गई। तो हम जब अपना आप को चेंज करने के लिए लाते हैं, अब फॉल्ट फाइंडिंग की हम जब बात कर रहे थे, खैर ये तो एक जर्नी थी। अब फॉल्ट फाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो टीचर के जहन में ऐसी वो बात हर्ज गई। मैं बताने का मकसद ये कि हमारे हेलो। आवाज आ रही है? यस मैम, बीच में चली गई थी। अच्छा, अब आ रही है? यस मैम। चलो ठीक है। ये बस अब ये बेचारा लैपटॉप भी वो कह रहा है कि मुझे अब छोड़ दो तुम लोग, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा जी, कॉन्शियसनेस की बात है, केयरलेस लोग, डिसऑर्डर, इररिस्पॉन्सिबल। जो डिसऑर्डर होगा वो जाहिर सी बात है केयरलेस है, इररिस्पॉन्सिबल है, उसे कोई परवाह नहीं है किसी की इज्जत की। देखिए जो केयर रखता है वो रिश्तों की, इज्जत की, माशरे की, हालात की, हर चीज़ की वैल्यू रखेगा। जो केयरफुल होगा, जो केयरलेस होगा वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग होते हैं बहुत सारे, जैसे हम जिन्हें हम बिगड़े हुए लोग कहते हैं ना, कि उनको कोई परवाह नहीं होती, भाई मैंने ऐसा पहनना है, मैंने ऐसे जीना है, मेरी मर्जी है, मैं करूँ, और जो है वो मुझे कौन रोकने वाला है। होते हैं ये, हम सब में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम में नहीं है, मुझ में नहीं है, कहीं और नहीं है, और इन्हीं माहौल में पले बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई एडवांस माहौल आता है। बाज़ दफ़ा लोग एडवांस माहौल में भी बहुत रिजर्व पलते बढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत जो है वो रिजर्व माहौल में भी, जैसा मैं ये कहूँगी जी अमेरिका में देखें तो इतने एडवांस माहौल में भी हमारे अगर पाकिस्तानी वहाँ पर बच्चों की तरबियत करते हैं और इतना संभाल के रखा हुआ होता है, तो ये भी बड़ी बात होती है। और ऐसे अगर हमारे पाकिस्तानी माहौल में अगर बच्चे हमारे बिगड़ जाते हैं, बिगड़ने से मुराद ये कि गंदी सोहबतों में, आदतों में, गंदे दोस्तों में, इन चीज़ों में चले जाते हैं, ये एक फिनोमिना है, लाइफ का फिनोमिना है। ऐसा नहीं है कि जी कोई लखवा ज़बरदस्ती जाता है, हो जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, बाय प्रैक्टिस भी होता है। किसी की सोहबत किसी कोई भी वक्त कभी भी इंसान को भटका सकता है। तो ये है कि जी ये डिसऑर्डर लोग होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, यानी कि वो मेंटली सिक हो जाते हैं, या हम ये कहेंगे या उनका जो है साइको जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो केयरलेस हो जाते हैं, वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अच्छा, ये साइको डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अब आप एक, अच्छा हमारे सामने बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले, अचानक उनके साथ कोई ऐसा ट्रॉमा भी हो जाता है, ऐसे हालात आ जाते हैं कि उनका जो है वो मेंटल लेवल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि वही जो आपको दौरे पड़ जाते हैं, आप फिर उससे ये होता है कि जी साइको पेशेंट बन जाते हैं। फिर ये होता है कि जी वो अपनी मेडिसिन लेते रहते हैं तो नॉर्मल लेते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ तो गुजारते हैं, लेकिन बार बार वो ट्रॉमा जो है वो इनको हिट करता रहता है।
ठीक है, और इस तरह से वो उस मेडिसिन से, उस हालात के रहते रहते जो है ना वो केयरलेस हो जाते हैं। वो तबीयतन नहीं होते हैं, लेकिन वो चीज़ें उनको इतना केयरलेस कर देती है, इतना रिस्पॉन्सिबल आती है कि उनको ये परवाह नहीं होती कि भाई बस अपना खाना है, अपनी दवाई है, अपनी चीज़ें हैं, अपने आप को मेंटेन करना है, बाकी और कोई और ज़रूरी नहीं है। तो ये दवाइयाँ भी आपको डिसऑर्डर कर देती हैं, ड्रग्स, ये मेडिसिन भी आपको जो है वो डिसऑर्डर कर देती हैं। कहीं तो कहीं ना कहीं तो वो आपको ऑर्डर में लेकर आते हैं, और लेकिन कहीं कहीं वो आपको डिसऑर्डर भी कर देती हैं। ठीक है ना, तो वो फीलिंग्स और इमोशंस को जो है वो बिल्कुल साइलेंट कर देती हैं, और सिर्फ जो वो उस रेमेडी का इलाज करती हैं, यानी कि वो सुकून जो देना होता है उसमें जो है वो सारी फीलिंग्स जो होती हैं, सारे इमोशंस जो होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जी न्यूरोटिज्म। ये क्या है जी, न्यूरोटिज्म वाले लोग जो होते हैं वो टेंस होते हैं, नर्वस होते हैं और मूडी होते हैं। यानी कि वो खुशी में भी टेंस होते हैं, वो नर्वस ही रहते हैं हर वक्त। अभी जाना है तो टेंशन है, कोई मेहमान आ रहा है तो टेंशन है, कोई खुशी है तो भी टेंशन है। जैसे बहुत सारे लोग, हमारे बड़ों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इवेंट हो गया तो बस अब उनकी उनकी डांट फटकार सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने नर्वस और इतने टेंशन में होते हैं कि उनकी टेंशन की वजह से पूरा घर टेंशन में रहता है, और वो ये कहते हैं कि बस उनसे, उनकी नज़रों से बचो। तो कोई एक पर्सन ऐसा होता है, अब वो टेंशन भी लेता है और जिम्मेदारी भी लेता है। वो क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर पूरी इवेंट की जिम्मेदारी होती है, वो घर के बड़े होते हैं। तो ये कुछ बड़े जो हमारे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल काम रहते हैं, हाँ भाई होना है, करना है। मूडी, मूडी का मतलब ये अभी कुछ अभी कुछ, ठीक है ना, फौरन फौरन मूड चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो उनमें स्टेबिलिटी कम होती है। अभी अभी सोचने जाने का इरादा किया, फौरन जाने का इरादा कैंसिल कर दिया, अभी एडमिशन ले लिया, एडमिशन कैंसिल कर दिया। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी भी जो है वो बाउली पर्सनैलिटी भी होती है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि इंट्रोवर्ट, ये एक्सट्रोवर्ट हो गया, इनको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। कॉमन प्लेस, सिंपल, कॉमन प्लेस का मतलब है एवरीवन इंटरेक्ट विद एनी विदाउट एनी हेजिटेशन। आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सोशली गैदरिंग होती है उनकी, कोई वो नहीं है, शाय नहीं है, कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, और अपने व्यूज़, अपने थॉट जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, और अच्छे से जो है वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे हम थ्योरी पढ़ते हैं। अल्लाह आपका भला करे इंशाल्लाह। साइकोडायनामिक थ्योरी, यानी कि ये तो पर्सनालिटी क्रिएटेड थ्योरी भी बाय फ्रूड। हमने फ्रूड की थ्योरी पढ़ी थी, जो कि हमें हमने शुरू में पढ़ी थी बिहेवियर स्टेज के ऊपर, जहाँ पे हमने कहा क्या था कि ये जो है वो अनकॉन्शियस को जो है प्रोसेस करता है कि आप क्या एक्ट करेंगे, कैसे ईगो पर्सन है, सुपर ईगो है, ये आपकी एक्टिंग को जो है, जो अनकॉन्शियसली कॉन्शियस एक्टिंग होती है, फ्रूड ने सिर्फ इसी चीज़ के स्टेज के ऊपर जो है वो अपनी थ्योरी रिकमेंड की है। ये थी जी बिहेवियर थ्योरी, जो एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंट ऑफ एनवायरमेंटल और सिचुएशनल डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर। यानी कि इसमें एक बात जो आगे जाके बतानी है वो ये कि लाइक एनी सिचुएशन ऑफ टेंस, हाउ टू प्रिटेंड। अच्छा जी, अब एक पेपर की टेंशन है, सलार की जो है फीलिंग्स कुछ और होंगे। सलार क्या, हाँ भाई पेपर है, नॉर्मल है, होना है, हो जाएगा। अच्छा जी, नौशाद है, नहीं भाई बहुत टेंस हो रहा है, कैसा होगा, इस तरह का पेपर आएगा, अभी ऑनलाइन है, लॉजिक बेस देंगे, कैसे देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, शादेब है, वो कहेगा हाँ 50-50 डर भी है, 50-50 वो है। यानी कि आप सब में अपनी सिचुएशन ऑफ टेंस को प्रिटेंड करने की सलाहियत, जो अपने टेंशन को, अपने खौफ को भी छुपा ले। ठीक है ना, तो ये सलाहियत जो है वो हर किसी में नहीं होती। तो जिसमें होती है वो क्या करता है, तो ये आप में सलाहियत है तो आप सरवाइव कर सकते हैं। वो वाले लोग भी सरवाइव कर सकते हैं जो नहीं है, लेकिन ये क्या जी, करना पड़ता है। ठीक है ना, अब हम ये कहते हैं, जब हम पे ये सब गुजरी तो हम ये कहते हैं कि जी करना पड़ता है और कर लेंगे। जब सर पे पड़ती है तो सब कर लेते हैं। अब हम इतने यूज टू हो गए हैं सर पे पढ़ने की, तो हमारे बाद में कहते हैं हाँ जब सर पे पढ़ेगी तो सब समझ में आ जाएगा, जब सर पे पढ़ेगी तो सब सीख लेंगे, क्योंकि हमने इसी तरह गुजारा है कि सर पे पढ़ पढ़ के और जो है गुजारा कर करके। एक मिनट में ज़रा ये सेव कर लूँ ताकि जो है वो दूसरी रिकॉर्डिंग इसकी जगह आ जाएगी। अब तो बेचारी जगह भी ख़त्म हो गई है।
ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई मेरी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थ्योरी के हवाले से। कहाँ आते हैं हम? तो ये आप में जैसे मैंने अपनी टीचर की मिसाल दी थी कि वो भाई हंसती रहती हैं, तो हो सकता है उनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो टेंशन सबको होती है, लेकिन क्या है कि कौन किस तरह से अपने आप को समझाता है और बहलाता है। मैम जी जी, आवाज आ रही है? जी वो आ रही है मैम। मैंने ना ये थोड़ा सा माइंड साइंसेस में और साइकोलॉजी में एक पढ़ा था, एक रूल था कि इंसान की जो लाइफ है ना उसमें 16 के 17 टाइप्स के इमोशंस है ना, और वो कंटिन्यूअसली उस इमोशंस को अपनाएगा ना तो वो उसकी नेचर बन जाएगी और वो पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। फॉर सपोज अगर मुझे गुस्सा आया और मैंने ना उस गुस्से को उसी टाइम अडॉप्ट कर लिया और मैं करता रहा, फिर बाद में कर लिया, अब गुस्सा मेरी नेचर बन गया, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। तो ये ऐसा है मैम? मैंने बिल्कुल मतलब है बहुत ज्यादा सर। स्पीकर्स सलार में वगैरह से एक भी ये बात बात सुनी। देखो, जब मैं तुम्हें समझाती हूँ, जैसे मैंने अब तुमसे ये कहा, जैसे अभी मैं ये कहती हूँ यार मेरे ना जिसम मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक बात है। अब मैं उसको फील करती रहूंगी, मैं बार बार बोलती रहूंगी, तो मैं इसी चीज़ के ऊपर ढलती रहूंगी, तो मुझे वो फीलिंग्स आने लग जाती हैं। यानी कि मैं अब जाहिर सी बात है, कल मेरे पूरे दिन में काम करती रही और मेरे सर में स्टिल दर्द था, लेकिन काम का प्रेशर था तो काम करती रही, ठीक है ना। तो वो चीज़ एक बताने की थी कि ये अगर हम सोचते रहेंगे तो वो चीज़ हम पे हावी हो जाती है। जैसे अगर आप क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप ज़्यादा सोचा नहीं करें, आप उस फीलिंग्स के ऊपर एम्फसाइज मत किया करें, वरना आप जो है वो खराब हो जाएंगे। अब अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसको सबसे पहले जवाब जाता है आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं, आप सोचते ज़्यादा हैं। ये दो ही बातें उनसे पूछी जाती हैं। शुगर का पेशेंट है, उससे भी यही पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो बीमारी, वो जो सोच है ना, वो सबसे बड़ी बीमारी, वो सारी बीमारियां क्रिएट कर रही है। ठीक है, वो जो गुस्सा है वो ब्लड के प्रेशर को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो तुम जैसा सोचने लग जाते हो, तुम वैसे ही अपने आप को प्रिटेंड करने लग जाते हो, वो इतनी हावी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को उस सोच पे हावी करो, सोच को अपने ऊपर हावी ना करो। यानी कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, ना कि उस सोच पर हावी जाए। जैसे अगर तुम्हें याद हो तो हम जब जेम्स की और कैनन की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वो बेचारे बताया तो यही रहते। जेम्स ये कहता है कि आपकी सोच में खौफ है ना, तो वो बॉडी में भी नजर आएगा। कैनन कहता है कि पहले बॉडी में खौफ आता है तो सोच में जाता है। तो हम ये कहते हैं कि हम जब फील ही नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कैसे? समझ में आ गई? तो ये अब जब तक तुम उसकी उसी उसी डायरेक्ट कार में रहोगे, जैसे अब आप एक गम के मूड में रहते हैं, अगर उसी डायरेक्ट कार में रहोगे तो गमगीन ही बने रहोगे, कभी उस चीज से निकल नहीं पाओगे। अगर मैं जैसे अगर मैं शाइनेस होती, मैं शाय फील कर रही थी और अगर मैं उसी हालात में रहती तो शायद मैं कभी नहीं निकल पाती। लेकिन मेरा मेरा हालात का डायरेक्ट कार्ड चेंज हुआ और मुझे करना पड़ा कि मुझे ये अपने जहन को मनाना पड़ा कि नहीं, मुझे करना है। हर्डल्स आएंगे, मुझे फेस करना पड़ेगा, लोग मुझे तंग करेंगे, मेरे डर मेरे खौफ से भी फायदा उठाएंगे, मेरे शर्म से भी मुझे जो है वो हिट करेंगे, लेकिन मुझे लड़ना है। ये फाइटिंग विल जो है ना, वो फ्रीडम ऑफ विल, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसको तुम मेंटेन नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं बना सकते। हर चीज को हावी हम खुद ही करते हैं। जैसे अभी अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर हम हमें सुबह उठने की आदत है, तो सलार अगर हम संडे वाले दिन होता है, छुट्टी वाले दिन भी होता है, तब भी हमारी उसी टाइम पर आंख खुलती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को उस चीज की आदत हो जाती है। समझ में आ गई? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपकी बनी हुई हो, जो आपकी सोच बनी हुई हो, वो बॉडी अटैम्प्ट नहीं करेगा? वो भी बॉडी अटैम्प्ट करेगा। अब तुम अपना अब एक तो तुम हो और कुछ हमने भी बना दिया। तुम अगर गुस्से वाले हो, कुछ हमने भी तुम्हें चढ़ा दिया, भाई बहुत गुस्से वाला है, इससे बात नहीं करो, तो तुम और ज्यादा पुख्ता हो गए। अब अगर हम तुम्हारी आदत तोड़ना चाहें तो कहेंगे कोई बात नहीं, गुस्सा कम करना सीखो, तुम्हारी वजह से हम सब परेशान होते हैं, कम करो कम करो। जैसे अब मैंने जो अभी नौशाद वाली बात की थी, घर वाले डांटते हैं, बोलना सीखो, कल को तुमने लोगों को फेस करना है, हर जगह हम नहीं आएंगे। तो ये क्या होता है? आपकी उस आदत को तोड़ने की कोशिश की जा रही होती है। समझ में आ गई? ये नहीं कि वो बुराई है, शाइनेस बुराई नहीं है, लेकिन क्या है, कल को हम नहीं होंगे, तुम कैसे कर सर्वाइव करोगे? कल को हम तुम्हें हर जगह नहीं बचाएंगे, तुम शाय फील करते हो, तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे, तुम डरते हो, तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं घर वाले? सजाएं भी देते हैं, समझाते भी हैं, वो भी करते हैं। अच्छा, कोई टीचर होता है, वो भी अगर आपको आपके साथ अगर मुखलिस है, तो ये टीचर्स हैं और दोस्त हैं, ये सब चीज़ें, सब लोग जो है वो आपको इसी तरह की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अब समझ में आई मेरी बात? तो बिल्कुल सलाह, ये तुमने बहुत अच्छी नॉलेज भी हमारे साथ शेयर की, और अच्छा हुआ कि हमने इस चीज़ के ऊपर भी रोशनी डाली। तो बिल्कुल ये इम्पैक्ट आता है, जैसा सोच, जैसे मैंने तुमसे क्या कहा था, जैसा खाओगे उसका भी इम्पैक्ट आएगा, जैसा सोचोगे उसका भी इम्पैक्ट आएगा, जिन लोगों में रहोगे उसका भी इम्पैक्ट आएगा, जैसे मेंटोर होंगे उनका भी इम्पैक्ट आएगा। हर चीज का इम्पैक्ट आता है। अच्छा खाओगे तो अच्छी सोच आएगी, अच्छा सोचोगे तो अच्छी सोच आएगी, अच्छा बोलोगे तो अच्छी सोच आएगी। मैंने क्या कहा था कि जैसे जादू करने वाले लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, वो जब गंदा खाते हैं, जब तो गंदा काम कर पाते हैं, गंदा इल्म कर पाते हैं। तो अच्छा इल्म लोगे तो अच्छी सोच आएगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पे।
तो ह्यूमन चॉइस क्रिएटिविटी क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी, लाइक मैस्लोज थ्योरी बेस्ड ऑन एक्चुअलाइजेशन शो पीक एक्सपीरियंस विच शोज हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। यानी कि तुमने सब कुछ पा लिया है, अब कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं है, विच इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वहां पे बंदा क्या हो जाता है, टॉलरेंस हो जाता है, ह्यूमनिस्टिक हो जाता है, वेलफेयर कंसर्न हो जाता है। यानी कि आपने सब कुछ पा लिया होता है तो अब ख्वाहिश ही नहीं है कि कुछ खरीदना है या कुछ बनाना है, सब कुछ ही तो बना लिया, फेम भी, पैसा भी, घर भी, फैमिली भी, सब लोग जानने लग गए। अब वहां पर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, आप आराम से काम सिचुएशन में होते हैं। यानी कि एक मैस्लोज की जो थ्योरी है वो जो है वो हर जगह पढ़ाई जाती है जब जब बिहेवियर या मैनेजमेंट की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो पीक पर होती है। ठीक है, अब मैस्लोज में जो है वो 5 कैटेगरी बताई गई है। नीड, यानी कि पहली नीड होती है हमारी रोटी कपड़ा मकान, भूख होती है ना हमारी। दूसरी क्या है जी हमारे पास, सिक्योरिटी, जो चीजें हैं हमारे पास वो सिक्योर हैं या नहीं है। ये अगर सिर्फ आज का खाना खाए तो कल का पता नहीं, आज जहाँ रह लिए वहाँ कल का पता नहीं, सही ना, आज जो पहन लिया कल का पता नहीं। तो सिक्योरिटी क्या मतलब है, अब मुझे एक परमानेंट जॉब मिल गई या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिल गई, अब मैं सिक्योर हूँ, मेरा खाना पीना, मेरा किचन जो है वो सेफ है, मेरा घर सेफ है, यानी कि मैं किराए का घर भी लूँ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, वहाँ सिक्योरिटी आ गई। तीसरी स्टेज क्या है, बिलोंगिंग, यानी कि मुझे जानना, मुझे चाहे जाना, मुझे कितने लोग जानते हैं, मैं खुद मैं जब मैं सिक्योरिटी लेवल पर आ जाती हूँ तो फिर मेरा दिल खुद करता है, वो नई स्टेज डेवलप हो जाती है कि भाई नीड भी पूरी हो गई, सिक्योर भी हो गई, अब लोग मुझे जाने, अब मेरी फेम हो, मेरी शोहरत हो। ठीक है ना, तो मैं अब एक यूनिवर्सिटी का महत्व ना हूँ, मैं 3 यूनिवर्सिटी का जाऊँ। यानी पहले मेरी प्रायोरिटी क्या थी, पहले मुझे जॉब मिल जाए ताकि मेरा खर्चा पूरा हो। मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई, ठीक है, फिर अब जॉब तो मिल गई, अब मैं विजिटिंग में हूँ तो यार कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ताकि मैं सिक्योर हो जाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, परमानेंट हो जाए तो मैं सिक्योर हो जाऊँ, वो भी हो गया। चलिए जी, अब तीसरा क्या है, अब सिक्योर तो हो गई हूँ, अब जरा लोग मुझे जाने भी तो सही ना, मैं कितना, अब मैं एक जगह पे भी पढ़ा रही हूँ, मैं बेनज़ीर शहीद में भी पढ़ा रही हूँ, फेडरल में भी पढ़ा रही हूँ, हमदर्द में भी पढ़ा रही हूँ, नज़ीर हुसैन में भी पढ़ा रही हूँ, मैं हर जगह पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, तो भाई ये मेरी क्या हो गई, अब बिलोंगिंग हो गई, लोग मुझे जानने लग गए, मेरी सोशल जो है वो इंटरेक्शंस बढ़ गई। सेल्फ स्टीम, मेरी जात, मेरा स्टेटस क्या है, अब मैं कहाँ जाके पहुंची हूँ, ये चौथा स्टेज है। जी हाँ, मैं अब परमानेंट टीचर्स बन गई, मैं प्रोफेसर हो गई हूँ, ठीक है, मैं डीन बन गई हूँ या वीसी बन गई हूँ, जो भी है। तो ये मेरी क्या है जी, वीसी, ये सेल्फ स्टीम नहीं है, मेरी स्टेटस बिल्डअप हो गया, मेरा स्टेटस मेंटेन हो गया कि मैं एज अ लेक्चरर अब स्टेटस के तौर पर सामने आ गई हूँ, एज अ प्रोफेसर स्टेटस के तौर पर सामने आ गई हूँ। ठीक है, अब लोग मुझे लेक्चरर, मेरे जो है मेरे डेजिग्नेशन से, मेरे स्टेटस से मुझे जानते हैं। ये आगे सेल्फ स्टीम, मेरी जात, मेरी जात क्या है। ठीक है ना, अब उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ भाई, सब कुछ कर लिया, कमा लिया, पैसा भी कमा लिया, एक डेजिग्नेशन भी आ गया, घर भी बन गया, ये भी हो गया, फैमिली भी हो गई, सब कुछ हो गया, जो एक इंसान अपनी लाइफ में चाहता है वो फुलफिल हो जाती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पर। उसे हम कहते हैं जी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जहाँ पर अब आपकी अपनी चाह खत्म हो जाती है, अब आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, जब आप ओल्ड एज की तरफ चले आते हैं। और फिर वही एक खतरनाक स्टेज होती है जहाँ पर आपका ये मसला होता है कि आप या तो टिके या आप गिरे। वहां पर आपके करेक्टर क्रिटिसाइज हो सकता है, आपका कोई भी एक बिहेवियर क्रिटिसाइज हो सकता है, आपका कोई भी एक अमल क्रिटिसाइज हो सकता है। ठीक है ना, तो ये वो लेवल होता है जहाँ पर आप फिर चैरिटी, ह्यूमनिटी, उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब आपकी जो है वो इंटायर लाइफ, इंटायर अचीवमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। ठीक है, तो ये वो थ्योरीज थी जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया। अगेन आई एम पेपर्स इसी तरह आएगा, हो सकता है जो है वो चीज़ें इसी तरह केस बनकर आ जाए आपके पास, सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे पेपर था उसी तरह से आपके पास आ जाए, तो आप लोग जो है वो आसानी से उस पेपर को कर सकेंगे। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? और अटेंडेंस ले लिया अभी लास्ट सेशन की सबने? मैम पेपर में जो केस स्टडीज आप देंगी, जी जी मैम जी जी, पेपर में पूछते जो हैं। आप केस स्टडीज वगैरह देंगी तो उसमें आप थोड़ा हमें आइडिया देना कि कौन कौन सी मतलब आप केस स्टडीज वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि जो मिड बेटा में वो हुआ था तो ये जो हमें हमने अचानक पढ़ा है ना, आइडिया नहीं था केस इसी स्टडीज टॉपिक का। से रेलेवेंट होगा, इससे हटके कुछ भी नहीं होगा।
मैम जी मैम हर केस स्टडी में हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन होगा, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आपकी अपनी जाहिर सी बात है डिस्कशन से, जैसे अभी एक ही बात थी और नौशाद के लिए जो है वो शाइनेस एक अलग पैरामीटर पे थी और जो है वो सलार के लिए एक अलग पैरामीटर पे थी। सही। ठीक है ना? मैम लाजिम तो नहीं है ना कि सिर्फ पॉजिटिव व्यूज ही देने? जैसे वो केस कह रहा होगा वैसे ही व्यूज देंगे, आप अपनी तरफ से कहाँ से एडजस्ट करेंगे। हाँ, जब वो एक ओपिनियन नहीं, आपसे पूछ रहा होता है तो वहाँ आपका जो है वो ओपिनियन सामने आएगा कि आपने वो पॉजिटिविटी देखनी है, आपको केस की सिचुएशन बतानी पड़ेगी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना? मतलब बास केस ऐसे होते हैं मैम ना ये जिसमें दोबारा नेगेटिव रिपीट व्यूज कर ज्यादा देंगी? होते हैं, लेकिन जब वो लिख दे तो नहीं देखो, केस में जो है सवाल केस के अंदर ही मौजूद होता है जवाब। एलोब्रेट आपने करना होता है, सिस्टम आपने जनरेट करना होता है, तो वो आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, बस वो देखिएगा। ठीक है मैम। सही है? मैम चलिए जी, क्या अब मैं केस क्लास ऑफ स्टडी? कर रही हूँ। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। मैम कोई ये खास बताती जाए। जी मैम ये केस स्टडी का क्या बात हो रही थी, मैं बीच में नेट कनेक्शन। कौन बात कर स्टिल ये कोशिश कर रहे हैं मैम कि नौशाद केस बात स्टडी कर। आपके सामने आएगी, मैं उसको एलोब्रेट भी करूंगी। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है ये जो हमने पढ़ा है ये उसके अंदर मौजूद है, उसी में से आपने सवाल ढूंढने और जवाब भी उसी में से मिल जाते हैं, थोड़ी सी एलोब्रेशंस होती हैं। और जहाँ कहीं आपका अपना ओपिनियन होता है तो लाजमी बात है, हमने थ्योरी पढ़ी हुई होती है, तो आप अपने ओपिनियन को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? अब समझ आ गई? यस मैम। चलो, अगर और कुछ भी नहीं हो मैं पेपर में अपडेटेड होंगी, कुछ भी होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अवेलेबल होंगी वहाँ पे। सही है? ओके मैम। चलो अब टेंशन नहीं लो, और क्लास एंड कर रही हूँ मैं। वैसे भी मेरे ख्याल से 5 4 6 मिनट ही रह गए। किसी ने कुछ पूछना है तो बता यस दें। और मैम। ये मैम लास्ट ये सेशन की लास्ट लास्ट सेशन की लास्ट प्रिपरेशन। क्लास है ना? जी जी बिल्कुल लास्ट क्लास है। दिल चाह रहा है तो और ले लेते हैं। मैम अगले साल। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें आगे अगले साल अच्छी क्लासों में लेकर जाए, आगे की तरफ जाओ और ये वाला सब्जेक्ट ना हो, मैम नए नए नौशाद सब्जेक्ट। का दिल नहीं चाह रहा ये ह्यूमन बिहेवियर का सब्जेक्ट खत्म हो यहाँ पर। हाँ दरअसल मैंने आज पहली बार बड़े दिल से क्लास ली है। सलार तुमने? सर नहीं मैम मैम इसका नौशाद। क्या नौशाद। हाँ, मतलब बाकी नौशाद क्लासें नहीं ने ली है आज दिल से? अपने आप को खुल के, आज जो पर्सनैलिटी के तौर पे जो नौशाद सामने आया है ना, वो हमने आज नौशाद को देखा। आज हम सही मायनों में नौशाद से मिले हैं। ऐसा ही है यस मैम, पहले ना? दरअसल थोड़ा टेंशन में था मैम मैं। अरे कोई मसला नहीं होता, ये तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, टेंशन्स भी आएँगी, लेकिन तुमने हमेशा सब के ज़िंदगी में आएगी, आती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना सूरह असर में अल्लाह ताला ने जो है वो ज़माने की कसम खाई है असर की, और कहा है कि इंसान जो है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान जो है वो खसारे में ही है। तो हम तो उस खसारे से बच नहीं सकते, हर लम्हा हमारा खसारा है। बस ये है कि अल्लाह से हर कदम पे, हर वक़्त पे रहनुमाई माँगे। और मैं तो ये तुम्हें मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं, ये सलार जैसे ये सारे बच्चे अच्छे हैं। और हमारे अल्लाह का शुक्र है, हमारे बच्चे अब इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग के साथ जा रहे हैं। हम अब इस वक्त अपनी सोसाइटी से जो है वो मुखलिस हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे अभी भी सही रविश पे जा रहे हैं। तो ये शुक्र है अल्लाह का। तो उसमें बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो मिल रहा है, और जो चला गया है, जो चीज़ नहीं है, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी और मसलिहत होगी। यस मैम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कोई भी डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें आज अच्छा लगा कि आज हमने जो है वो, जो मैं अपने आप को जो है मैं हर बार अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन कर रही थी, तो आज जो हमने पर्सनैलिटी मिली, हमने सलार से भी मिले। सलार तो मिलते ही रहते थे, लेकिन सलार भी आज अपनी पूरी सोच के साथ और ज़्यादा निखरे। यानी कि आज ओवरऑल एंड में हमें ये लगा कि हमने उस पूरे कोर्स का निचोड़ कर लिया, कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ लर्निंग की और सीखा, और उसको टॉलरेट, उसको उसकी सजेशंस भी लें। हम एक दूसरे से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ सलार से हमें मिली, कुछ नौशाद से मिली, कुछ और बच्चों ने हमसे कहा, तो वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई। और अब उस पॉइंट को अपने अपनी लाइफ में आप शामिल करेंगे, आपको खुद को लगेगा नहीं यार हाँ ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, तो हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करते रहने की जंग है, ख़राब करने की जंग नहीं है। ख़राब ना अपना करो ना किसी का करो, बस बेहतर करो। जो गलती हो गई उसको सुधारो, जो हो गया है उसे बेहतर करने की कोशिश करो, और अपने अल्लाह से रुजू करते रहो।
और हर हाल में अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह बेहतर राह भी दिखाते हैं, और बेहतर अल्लाह से ज़्यादा बेहतर राह दिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह की राह कैसे आती है? अच्छे दोस्तों की सूरत में, अच्छे मेंटोर की सूरत में, अच्छी लाइफ की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह की तरफ से राह मिलती है। ठीक है, चलो जी, ये किसी भी वक्त एंड हो जाएगा, और आप सबके साथ बहुत अच्छा वक्त ओके गुजरा। मैम, थैंक यू सो मच मैम, हमारा भी। बेशक अल्लाह ताला हर वक्त अच्छा लाता है, और जो गुजरता है वो वक्त भी अच्छा होता है, और उससे बेहतर भी वक्त अच्छा लाता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी ये कि सबको बहुत 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 अल्लाह ताला कामयाब करे। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह के अमान में रहो सारे, अल्लाह की आमीन। हिफाजत में मैम रहो, आप अपने फिजिकल बच्चों। क्लास लेती तो शायद ज्यादा मजा आता। अच्छा, चलें, अल्लाह ने अगर मंजूर किया तो नेक्स्ट वक्त देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। और दूसरा ये है कि अपनी सब मैम लोगों का बहुत ख्याल रखना, खुद का मैम ख्याल इसका रखना, मतलब अपने ये घर नहीं कि वालों हम का। फेल हो जाएं। हैं? क्या इसका कह रहे मतलब हो? ये नहीं कि हम फेल हो जाएं ताकि अरे अल्लाह नेक्स्ट ना ईयर करे भाई, आपके अल्लाह पास अल्लाह फिजिकल ना पढ़ करे, ले। अल्लाह तुम्हें जो है कामयाब करे। नेक्स्ट सेमेस्टर से मुराद है कोई नया सब्जेक्ट हो, नई चीज़ें हो, आगे के बढ़ना है। अब तुम लोगों ने आगे जाना है, पीछे नहीं पलटना। और यस अपने कहीं पे भी अगर कोई कमज़ोरी है, कोई वीकनेसेस हैं, कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको सही करो, और एक दूसरे की ढाल बनो, पूरी क्लास एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रहो। और ये अच्छा लगे कि तुम लोग सब एक दूसरे के साथ जो है वो सपोर्टिव हो। और अगेन मुझसे कोई गलती हो, कोई बात बुरी लगी हो, किसी की दिल आज़ारी है, तो नहीं मैम, नहीं कहा आप सुना हो टीचर तो है बिल्कुल मैम, माफ़ कीजिएगा बेटा अच्छा मुझे। नहीं लगता। और बिल्कुल दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और आप सब लोग मेरी दुआओं में। सही है जी? ठीक है मैम, बहुत बहुत क्या शुक्रिया मैम? मैम। जज़ाकल्लाह बेटा। और सब लोग खुश जज़ाक- रहो, आबाद रहो। मेरे ख्याल से अभी किसी भी वक्त बंद हो जाएगा तो उसका मतलब है वो अपनी रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा। ठीक है जी? और ओके जो भी मैम। पेपर की अपडेट होगी मैं ग्रुप में भी बता दूंगी। ठीक है? जी मैम।